2016 CSAT RC फर्स्ट पैसेज इज ओके, थोड़ा लॉन्ग पैसेज है, देखते हैं क्या बोल रहा है. अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ गवर्नेंस generally and civil services in particular is a major factor underlying the deficiencies in governance. तो जो अकाउंटेबिलिटी है या फिर लैक ऑफ इट, या तो अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की कमी गवर्नेंस में, वो जनरली कहाँ पे, और जनरली गवर्नेंस में और सिविल सर्विसेज की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली, इज़ अ मेजर फैक्टर अनलेइंग द डिफिशियंसीज इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो मेजर फैक्टर है क्या का, जो अंडरलाइंग डिफिशियंसीज है गवर्नेंस में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी हैज़ बीन अ की एलिमेंट ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा. डिज़ाइन करना एक इफ़ेक्टिव फ्रेमवर्क अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये हमेशा से ही की एलिमेंट रहा है अगर हमको रिफॉर्म करना है तो. अ फंडामेंटल इशू इज़ वेदर सिविल सर्विसेज शुड बी अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे और टू द सोसाइटी एट लार्ज. और हमेशा ही ये फंडामेंटल क्वेश्चन बन के उभरता है कि क्या जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट्स है, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे या सोसाइटी एट लार्ज पे, किसको अकाउंटेबल होना चाहिए सिविल सर्वेंट को. इन अदर वर्ड्स, हाउ शुड इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बी रिकॉन्साइल्ड, कि कैसे, दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोलें तो कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है उसको रिकॉन्साइल किया जा सके. इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय द इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है उसको आप कैसे अचीव कर पाओगे, सॉर्ट कर सकते हो अचीव करने का इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से. ऑफिशियल सुपरविजन बाय द बॉडीज लाइक द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन and comptroller and auditor general and judicial review of the executive decisions. ओके, तो जो वही है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, वो आप कैसे अचीव कर पाओगे. इंटरनल परफॉर्मेंस बाय इंटरनल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. अपना परफॉर्मेंस है उसको, मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है उसका परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटरिंग करके, ऑफिशियल सुपरविजन करके, कैसे, थ्रू दी बॉडीज लाइक CVC एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड जुडिशियल रिव्यू करवा के जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है उनका. तो इसके थ्रू इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो बन गई है ना. आर्टिकल 311 एंड आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स टू द सिविल सर्विसेज, स्पेशली द ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, तो क्या होता है आर्टिकल 311 एंड आर्टिकल 312 जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है, ये दोनों आर्टिकल. तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है जॉब की सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड to the civil services, especially all India services को. The framers of the constitution had envisaged that provisions of these safeguards would result in civil services that is not totally subservient to the political executive but will have the strength to function in larger public interest. जो फ्रेमर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज़ एनविसाज की है कि जो प्रोविज़न है ऑफ दीज सेफगार्ड्स वो रिजल्ट होंगे क्या, कि अगर उनको जॉब सिक्योरिटी आपने दे दिया तो ये जो सेफगार्ड आपने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिजल्ट होगा सिविल सर्वेंट्स को कि वो टोटली सबसर्वेंट ना हो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स, बल्कि उनके पास इतना स्ट्रेंथ हो कि वो फंक्शन कर सके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. द नीड टू बैलेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इज दस बिल्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए जो नीड है बैलेंस करने की इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी को, वो ऑलरेडी बिल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी बिल्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. द इशू इज़ वेदर टू ड्रॉ द लाइन. लेकिन इशू क्या है कि कहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइन, कि कहाँ पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जानी चाहिए. ओवर द ईयर्स द एम्फेसिस सीम्स टू हैव tilted in favor of the greater internal accountability. Over the years कहाँ क्या, the issue is whether to draw the line. Over the years the emphasis seems to have tilted in favor of greater internal accountability of the civil services to the political leaders of the day. ठीक है, तो ओवर द ईयर्स हमको क्या देखने को मिला कि एम्फेसिस इस बात पर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टिल्टेड है किसके फेवर में, कि ग्रेटर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सिविल सर्विसेज की पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द डे, जो भी उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर है उसकी तरफ, जो कि हु इन टर्न एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटर्नली अकाउंटेबल, जो कि एक्सटर्नली अकाउंटेबल है टू दी सोसाइटी एट लार्ज
थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, जो कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लीडर है वो क्या होगा, एक्सटर्नली अकाउंटेबल होगा एट सोसाइटी एट लार्ज को थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस. दिस सिस्टम फॉर सीकिंग अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी हैज़ नॉट वर्कड आउट. बट ये जो सिस्टम है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उसको पॉलिटिकल लीडर्स के टुवर्ड्स अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल लीडर है वो अल्टीमेटली सोसाइटी एट लार्ज की तरफ अकाउंटेबल होगा, और ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस. बट ये जो सिस्टम है सीक करने का अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी हैज़ नॉट वर्कड आउट एंड हैज़ लेड टू सेवरल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए हैं गवर्नेंस में. इसके कारण कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं एडवर्स वाले, ये तो नहीं बताया यहाँ पर. फिर सम स्पेशल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड, तो हम कुछ स्पेशल मेजर्स कंसिडर कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द अकाउंटेबिलिटी इन द सिविल सर्विसेज. तो क्या मेजर्स हम ले सकते हैं अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्विसेज में इम्प्रूव करने के लिए. Provisions of Article 311 and Article 312 should be reviewed, and laws and regulations framed to ensure external accountability of civil services. तो जो आर्टिकल 311 एंड 312 है इसको रिव्यू करना चाहिए. जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है फ्रेम किए जाएंगे टू इंश्योर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज के लिए लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाने चाहिए, ताकि एक्सटर्नल अकाउंटेबल भी बनाया जा सके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको. फिर द प्रपोज्ड सिविल सर्विसेज बिल सीक टू एड्रेस सम ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स है, उनको सीक करता है जो नया सिविल सर्विसेज बिल है वो. द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी डिफाइंड. जो क्या रिस्पेक्टिव रोल होना चाहिए जो प्रोफेशनल सिविल सर्विस है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो डिफाइन होना चाहिए कि तुम्हारा ये रोल है और तुम्हारा ये रोल है, सो दैट जो प्रोफेशनल मैनेजेरियल फंक्शन है एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आर डीपॉलिटिसाइज्ड, ताकि जो प्रोफेशनल मैनेजेरियल फंक्शन है एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज है वो डीपॉलिटिसाइज किया जा सके. फॉर दिस पर्पस इफेक्टिव स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज बोर्ड शुड बी क्रिएटेड, और इस पर्पस के लिए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज बोर्ड को क्रिएट किया जाना चाहिए एट द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर स्टेट दोनों जगह पे. Decentralization and devolution of authority to bring government and decision making closer to the people also helps to enhance accountability. जो डिसेंट्रलाइजेशन है एंड डिवोल्यूशन है अथॉरिटी का, ताकि गवर्नमेंट टू ब्रिंग द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग क्लोजर, ताकि गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग को पास लाया जा सके टू द पीपल, ऑल्सो हेल्प करता है इन्हांस करने में अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन पैसेज का. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स led to the adverse consequences for the governance public administration. कौन से फैक्टर्स है जो कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज को लीड कर रहे हैं फॉर गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पहला, इनएबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी. ये बात तो सही है कि जो अगर सिविल सर्विसेज है वो इनेबल है स्ट्राइक करने में बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना गवर्नेंस में. देख लेते हैं बाकी भी. लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू दी ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज. बट पैसेज में ट्रेनिंग का इशू कोई रेज किया नहीं कि उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, इसलिए गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिला, ऐसा तो नहीं बताया. तो सेकेंड तो नहीं होना चाहिए, सेकेंड हटाते हैं. देन लैक ऑफ प्रॉपर सर्विस बेनिफिट्स इन दी सिविल सर्विसेज, ये बात भी नहीं है क्योंकि सर्विस बेनिफिट वगैरह तो दिया है ऐसा बता रहा था ना, जॉब सिक्योरिटी मिली हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता. देन फोर्थ, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज विज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट. यही तो बोल रहा था पैसेज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको डिफाइन करने की जरूरत है कि रिस्पेक्टिव रोल क्या होना चाहिए प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज का एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो 1 and 4 शुड बी करेक्ट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. क्या अज्यूम हम कर सकते हैं, कौन सा अजम्पशन वैलिड होगा. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एन ऑब्स्टिकल टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज टू द सोसाइटी. हाँ, ये बात तो सही है कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट है, वो अकाउंटेबल सोसाइटी एट लार्ज पे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बीच में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है. क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है सोसाइटी एट लार्ज को, तो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल करवा रहे हैं हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के टुवर्ड्स. तो एक ऑब्स्टिकल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज टू द सोसाइटी. ठीक है, तो ये तो सही है, अज्यूम किया जा सकता है.
देन सेकेंड ये बोला कि इन द प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन पॉलिटी द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नो लॉन्गर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। अभी जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है हमारी इंडियन पॉलिटी का, जहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कोई अकाउंटेबल ही नहीं है सोसाइटी को, ऐसा बोला है। तो नहीं भाई, इशू भले है कि सही से वो अकाउंटेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अकाउंटेबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नो लॉन्गर अकाउंटेबल नहीं। तो वन ओनली विल बी द करेक्ट असम्पशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल मैसेज इम्प्लाइड बाई द पैसेज। कौन सा इसेंशियल मैसेज है जो ऑथर देना चाह रहा है पैसेज के थ्रू। सिविल सर्विसेज आर नॉट अकाउंटेबल टू द सोसाइटी दे आर सर्विंग, ये तो नहीं बोल रहा था, बल्कि हम तो चाह रहे थे ना कि सिविल सर्वेंट है सोसाइटी की तरफ भी थोड़ा अकाउंटेबल रहे, सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ ना रहे। तो ये तो नहीं है इम्प्लीकेशन पैसेज का। एजुकेटेड एंड अनलाइटेंड पर्सन, पहली बात ये पैसेज में ऐसा कुछ वर्ड यूज़ भी नहीं किया और इनके बारे में बात भी नहीं हुई। एजुकेटेड एंड इनलाइटेंड पर्सन आर नॉट टेकिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, नहीं भाई, पॉलिटिकल लीडरशिप में अच्छे लोग नहीं है, ऐसा पैसेज नहीं बोल रहा था कहीं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एनविसाज द प्रॉब्लम्स बीइंग एनकाउंटर्ड बाय सिविल सर्विसेज, बल्कि पैसेज तो उल्टा ही बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सेफगार्ड वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ है ये सब। देयर इज नीड एंड स्कोप फॉर द रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज, ये बात तो सही है। ये कितना जेनेरिक स्टेटमेंट है कि हमको नीड है और स्कोप भी है रिफॉर्म का, इम्प्रूव करना है हमको अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज का, तो ठीक है, तो बस सही है ये। अकॉर्डिंग टू द passage, which one of the following is not means of enhancing internal accountability of the civil services। कौन सा मीन्स नहीं है सिविल सर्विसेज से उसकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करने का। बेटर जॉब सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड, तो ये तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए है ना, कि अगर किसी सिविल सर्वेंट को लगेगा कि उसका जॉब सिक्योर है तो इंटरनली वो अकाउंटेबल होगा कि हाँ वो कोई करप्शन वगैरह नहीं करेगा, सोसाइटी एट लार्ज को सर्व करेगा। देन सुपरविजन बाय द सीवीसी, अगेन ये भी पैसेज में दिया हुआ था। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ये तीनों ही इनफैक्ट पैसेज से लिया गया है। जैसे कहाँ पर है ये, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी sought to achieved by internal performance monitoring officers, supervision of the bodies like the CVC, comptroller general of India। फिर ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर से यहाँ पूरा डायरेक्टली पिकअप कर दिया है क्वेश्चन से, पैसेज से। तो ये तीनों तो क्या है, मीन है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज को इंश्योर करने का। बट सीकिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू इन्हांस्ड पार्टिसिपेशन बाय पीपल, कि लोग अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो सिविल सर्वेंट क्या हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो दिस इज़ नॉट द मीन, राइट। देन सेकेंड पैसेज, इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशंस स्ट्रेस आवर ड्यूटी टू गॉड। इन जनरली हम क्या देखते हैं, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो स्ट्रेस डालते हैं हमारी ड्यूटी टू गॉड और टू सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो जो भी हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो इस बात पर स्ट्रेस डालते हैं कि हमारी ड्यूटी गॉड की तरफ क्या होनी चाहिए, और सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होते हैं कुछ, ठीक है, ये ड्यूटी कुछ नहीं, कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। आवर ड्यूटीज़ टू वन अनदर डेराइव फ्रॉम दिस, हमारी जो ड्यूटी है एक दूसरे की तरफ, वो भी यही रिलीजन से ही तो डेराइव हो रही है। द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरली डेराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप। जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, क्या का, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स, वो प्राइमरली डेराइव होता है हमारी रिलेशनशिप कैसी है, टू द डिविनिटी और द प्रिंसिपल, एंड द इम्प्लीकेशन इट हैज़ ऑन आवर अदर रिलेशनशिप्स। तो फिर इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इट हैज़ ऑन अदर रिलेशनशिप्स। दिस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, और ये जो कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब ये जो कनेक्शन है बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, या फिर बोलो तो सामंजस्य जो बैठा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में, वो क्रिटिकल है टू एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, ताकि इन दोनों के बेसिस पे हम जस्टिस का अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बट फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस, लेकिन जस्टिस को प्रैक्टिस करने के लिए वर्च्यू राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैन नॉट रिमेन फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शंस। तो उस टाइम पे अगर जस्टिस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो राइट्स, ड्यूटीज़ एंड वर्च्यू ये सिर्फ एक मेयर एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, दे मस्ट बी ग्राउंडेड इन अ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ग्राउंडेड ही होने चाहिए। कॉमन यूनिटी बाउंड टुगेदर बाय अ सेंस ऑफ कॉमन यूनियन कम्युनियन,
even as a personal virtue this solidarity is essential. अगर कोई पर्सनल वर्च्यू भी देखे तो ये जो सॉलिडारिटी है वो बहुत ज़रूरी है टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जस्टिस. तब जाके हम जस्टिस को प्रैक्टिस कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे. विथ रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. तो अब बताना है कि वैलिड कौन कौन सा है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस. ह्यूमन रिलेशनशिप है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, बोल रहा है उनके रिलीजियस ट्रेडिशन से. तो यहाँ पर बोल तो रहा था रिलीजियस ट्रेडिशन और ड्यूटी बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप और डिराइव हो रहा है रिलीजियस ट्रेडिशन से. गलत तो कुछ लग नहीं रहा है. देन सेकेंड, ह्यूमन बींग्स कैन बी ड्यूटी बाउंड ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड. गलत भाई. ऐसे कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स ड्यूटी बाउंड तभी होंगे जब वो गॉड में बिलीव करेंगे. नहीं, सेकेंड हटाना है. देन फर्स्ट तो दोनों में सही है ही. अब थर्ड चेक कर लेते हैं. रिलीजियस ट्रेडिशंस आर इसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस. कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है वो इसेंशियल है, मतलब आवश्यक है. मतलब रिलीजियस ट्रेडिशन के बिना हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जस्टिस को. दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. हाउ कैन वी से दैट द रिलीजियस ट्रेडिशंस है वो इसेंशियल है अगर हमको जस्टिस को प्रैक्टिस करना है या समझना है तो. नहीं, तो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैसेज. ठीक. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. पैसेज का क्रक्स कौन सा है. आवर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम आवर रिलीजियस ट्रेडिशन. हमारी जो ड्यूटीज है एक दूसरे की तरफ वो रिलीजियस ट्रेडिशन से डिराइव हुई है. बोल सकते हैं. देखते हैं बाकी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके. हैविंग रिलेशनशिप टू द डिवाइन प्रिंसिपल इज अ ग्रेट वर्चू. रिलेशनशिप डिवाइन प्रिंसिपल से ग्रेट वर्चू है. नहीं भाई, ऐसा वर्चुअस की का तो कोई पैसेज का क्रक्स नहीं हो सकता. बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी. एक बैलेंस होना राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच वो क्रूशियल है ताकि हम जस्टिस दे सके सोसाइटी को. ये तो सही लग रहा है. द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू द गॉड. हमारा जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है राइट्स का वो प्राइमरली हमारा रिलेशनशिप गॉड से कैसे है वहीं से डिराइव हो रहा है. नहीं, ये नहीं बोल सकते हम. तो ये दोनों तो नहीं होगा. इन दोनों में से देखते हैं. हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स वन अनदर डिराइव फ्रॉम आवर रिलीजियस ट्रेडिशन. बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू द डिलीवरी ऑफ जस्टिस. अब यहाँ पर सही तो दोनों ही है कि हमारी ड्यूटी से एक दूसरे की तरफ वो डिराइव हो रही है रिलीजियस ट्रेडिशन. नहीं, एक दूसरे की तरफ रिलीजियस ट्रेडिशन से डिराइव हो रही है. ओके, आवर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम दिस another derived from the religious traditions. In general, religious traditions stress our duty to God or some universal ethical principle. Our duties to one another derive from this. Okay, सही तो दोनों ही है, लेकिन जो क्रक्स है पैसेज का वो ये ज़्यादा है कि ड्यूटी एंड वो क्या बोलते हैं राइट्स के बीच का डिबेट बताया गया है ना पैसेज में. तो ये वाला पैसेज को कवर कर जरूर रहा है लेकिन बहुत नैरो सेंस में कवर कर रहा है कि जहाँ पर ये तो सिर्फ अगर क्रक्स मैं बोलूँ इतने का तो भी यहाँ पर से ये जो फर्स्ट पैरा है ना फर्स्ट लाइन तो भी यही क्रक्स निकल के आएगा. तो अगर हमको क्रक्स ऑफ द पैसेज बोला है तो हमको पूरा यहाँ तक का क्रक्स चाहिए ना. और यहाँ तक के क्रक्स में उसमें बात की है राइट्स की भी. राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसकी. तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन होगा एज कम्पेयर टू ए. भले ही ए सही है उसके बावजूद. ठीक है. बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस इन द सोसाइटी. राइट. देन तो ऐसे हमको अपने फाइनल आंसर पे आना है कि अगर दो आंसर में फंस जाए तो नैरो इंटरप्रिटेशन पैसेज का कौन सा उसको हटा देना एंड जो वाइडर इंटरप्रेट कर रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट पैसेज. This is also too long, yaar. So what passage is saying that the biomass as fuel for power, heat and transport. जो बायोमास है अपना वो क्या है. फ्यूल है फॉर पावर, हीट, ट्रांसपोर्ट. हैज़ द हाईएस्ट मिटिगेशन पोटेंशियल है. तो जो बायोमास फ्यूल है बायोमास है एज अ फ्यूल उस फ्यूल यूज़ किया जाता है पावर के लिए, हीट ट्रांसपोर्ट के लिए. इसका हाईएस्ट मिटिगेशन पोटेंशियल है ऑफ ऑल
ऑल रेन्यूएबल सोर्सेज, तो जितने भी रेन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें जो बायोमास है उसका हाईएस्ट मिटिगेशन पोटेंशियल है कि इसके थ्रू हम मिटिगेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पोटेंशियल जाता है। इट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू एज वेल एज फ्रॉम द एनर्जी क्रॉप्स। ये कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू से आता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू से आ रहा है, ठीक है, बायोमास, एज वेल एज फ्रॉम द एनर्जी क्रॉप से भी आ रहा है। बट द बिगेस्ट चैलेंज इन यूजिंग द बायोमास रेसिड्यू, लेकिन जो बिगेस्ट चैलेंज क्या है बायोमास रेसिड्यू को, कि ये इज लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सप्लाई डिलीवर्ड टू द पावर प्लांट एट रीजनेबल कॉस्ट, कि लॉन्ग टर्म पे इसका रिलायबिलिटी देखना, रिलायबल सप्लाई भी तो होना चाहिए और वो डिलीवर होना चाहिए पावर प्लांट के पास एट रीजनेबल कॉस्ट में। अगर बहुत महंगा होगा तब बायोमास का रेसिड्यू थोड़ी कंपनीज यूज़ करेंगी, इंडस्ट्रीज यूज़ करेगी। तो की प्रॉब्लम्स आर दी लॉजिस्टिक्स कॉन्स्ट्रेन, और की प्रॉब्लम तो ये भी है कि लॉजिस्टिक्स नहीं है, एंड दी कॉस्ट ऑफ द फ्यूल कलेक्शन, जो फ्यूल है उसको कलेक्ट करना वेरी कॉस्टली। तो एनर्जी क्रॉप्स इज नॉट मैनेज्ड इफ द एनर्जी क्रॉप्स इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली कॉम्पीट विद द फूड प्रोडक्शन। तो अगर एनर्जी क्रॉप को आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो कॉम्पीट करने लगेगा फूड प्रोडक्शन से, क्योंकि फूड प्रोडक्शन वाली जगह पे आप एनर्जी क्रॉप उगा रहे हो, एंड मे हैव अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट ऑन दी फूड प्राइसेस के ऊपर तुमको अनडिज़ायरेबल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वही कि प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। बायोमास प्रोडक्शन इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। अब जो बायोमास का प्रोडक्शन है, क्योंकि ये प्लांट वगैरह ही तो है, तो ये भी तो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होंगे, तो ये सेंसिटिव है फिजिकल इम्पैक्ट्स की तरफ भी, फिजिकल इम्पैक्ट की तरफ भी सेंसिटिव है ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट। प्रोजेक्शंस ऑफ द फ्यूचर रोल ऑफ बायोमास आर प्रोबेबली ओवर एस्टिमेटेड। जो प्रोजेक्शन है फ्यूचर रोल क्या होने वाला है बायोमास का, वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया गया है गिवन द लिमिट्स टू दी सस्टेनेबल बायोमास सप्लाई। क्योंकि हमको जब ये लिमिटेशन पता है कि जो सस्टेनेबल बायोमास सप्लाई होना, एंड अनलेस मतलब कि हमको ये बात तो पता है कि सस्टेनेबल बायोमास सप्लाई हो नहीं पाता है, कि बायोमास सप्लाई तो आप कर रहे हो लेकिन वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि जो मतलब ऑथर को ये लगता है कि जो बायोमास का जो फ्यूचर रोल प्रोजेक्ट किया गया है वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली है बायोमास से। अनलेस ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी सब्सटेंशियली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब तक कि कोई एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दे इसकी प्रोडक्टिविटी, तब तक तो हम बायोमास का जो सस्टेनेबिलिटी है वो ओवर एस्टिमेट ही करके चल रहे हैं। क्लाइमेट एनर्जी मॉडल्स प्रोजेक्ट दैट बायोमास यूज कुड इंक्रीज नियरली 4-fold टू अराउंड 150 to 200 एक्साजूल्स। तो क्या बता रहा है कि जो क्लाइमेट एनर्जी के मॉडल है, क्लाइमेट एनर्जी मॉडल ये प्रोजेक्ट करते हैं कि जो बायोमास जो यूज़ किया जा रहा है, बायोमास का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये इंक्रीज़ करेगा नियरली 4-fold टू अराउंड 150 to 200 एक्साजोल्स, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइमरी एनर्जी। तो ऑलमोस्ट अ क्वार्टर है मतलब वर्ल्ड का प्राइमरी एनर्जी इन 2050। तो ये क्लाइमेट एनर्जी मॉडल प्रोजेक्ट है जहाँ पे बायोमास यूज़ किया जा रहा है, तो ये बायोमास यूज़ करने का इम्पैक्ट होगा। हावेवर द मैक्सिमम सस्टेनेबल टेक्निकल पोटेंशियल ऑफ बायोमास रिसोर्सेज, तो हावर लेकिन जो मैक्सिमम सस्टेनेबल जो है टेक्निकल पोटेंशियल बायोमास रिसोर्सेज का, चाहे वो रेसिड्यू हो या फिर एनर्जी क्रॉप हो, विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज रेंज फ्रॉम 80 to 170 एक्साजोल्स अ ईयर बाई 2050। लेकिन अगर हम उनमें से उन बायोमास रिसोर्सेज जो पोटेंशियल बायोमास रिसोर्सेज हैं उनमें से अगर हम ये चीज़ हटा दें कि कुछ तो फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको डिस्टर्ब करेगा, तो उसके बाद हमको फाइनल जो नेट मिलने वाला आउटकम बायोमास से तो वो कितना होगा 80 to 170 एक्साजोल्स अ ईयर बाई 2050, एंड ओनली पार्ट ऑफ दिस इज रियलिस्टिकली एंड इकोनॉमिकली फीजिबल। और इसका कुछ पार्ट ही है जो इकोनॉमिकली एंड रियलिस्टिकली फीजिबल हो पाता है, अदरवाइज क्योंकि कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा ना। इन एडिशन सम क्लाइमेट मॉडल्स रिलाई ऑन द बायोमास बेस्ड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और यहाँ तक कि कुछ जो क्लाइमेट मॉडल्स है वो इस बात पर रिलाई करते हैं कि बायोमास बेस्ड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हो रहा है या नहीं, एंड अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है लेकिन ये, ठीक है। कुछ क्लाइमेट मॉडल इस बात बायोमास बेस्ड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पे रिलाई करते हैं, लेकिन ये अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है टू अचीव नेगेटिव इमेजेस एंड टू बाय सम टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी।
तो हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हमको अचीव करना है नेगेटिव इमेजन एंड तो फिर बाय टू अचीव नेगेटिव इमेजन एंड टू बाय सम टाइम, अगर हमको बाय करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। देन सम लिक्विड बायोफ्यूल्स सच एज द कॉर्न बेस्ड एथेनॉल, तो कुछ लिक्विड बायोफ्यूल भी है जैसे कि कॉर्न बेस्ड, मक्का बेस्ड जो एथेनॉल होता है, मेनली फॉर द ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, में एग्रोवेट रादर देन अमेलियोरेट द कार्बन इमिशन ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस। तो हम भले ही लिक्विड बायोफ्यूल जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग ये सब करना चाह रहे हैं, मतलब कॉर्न बेस्ड एथेनॉल यूज़ करना चाह रहे हैं मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट, बल्कि ये अग्रवेट कर देंगे ना कि अमेलियोरेट करेंगे कार्बन इमिशन को ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस पे, अगर उसका पूरा लाइफ साइकिल ही देखें तो। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बेस्ड ऑन द लिग्नोसेलुलोज फीड स्टॉक्स, जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल था जो कि बेस्ड था किस पे, लिग्नोसेलुलोज फीड स्टॉक पे, जैसे कि सच एज दी straw, baggage, grass and wood hold the promise of sustainable production that is highly yielding and emit low level of greenhouse gases, but there are still in the R&D stage। तो अभी भी जो बायोफ्यूल मतलब जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाया गया था जो कि लिग्नोसेलुलोज फीड स्टॉक वाले थे, जहाँ पर स्ट्रॉ, बैगेज, ग्रास, वुड ये सब होता था, तो अभी भी ये होल्ड करता था प्रॉमिस की सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, ये हाई यील्डिंग भी है और लो लेवल ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, लेकिन अभी भी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है, कंक्लूडिंगली हम बोल नहीं सकते कुछ। देन क्वेश्चन में आता है व्हाट इज आर प्रेजेंट कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट्स इन यूजिंग बायोमास एज अ फ्यूल, तो बायोमास को फ्यूल के रूप में यूज़ करने में कौन सा कंस्ट्रेंट आ रहा है फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए बायोमास को यूज़ अगर हम करते हैं तो कौन सा कंस्ट्रेंट हमको प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ बायोमास, यही तो बोल रहा था पैसेज में कि सस्टेनेबल सप्लाई नहीं मिल पा रहा है बायोमास का। सेकेंड, बायोमास प्रोडक्शन कॉम्पीट्स विद द फूड प्रोडक्शन, येस, क्योंकि बायोमास का प्रोडक्शन है वो फूड प्रोडक्शन से कॉम्पीट कर रहा है, जैसे एनर्जी क्रॉप से ये सब हो रहा है। फिर देन बायो एनर्जी मे नॉट ऑलवेज बी लो कार्बन ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस, यही तो बता रहा था पैसेज कि जो बायो एनर्जी है वो ज़रूरी नहीं है कि लो कार्बन ही हो अपना, उसका अगर उसका पूरा लाइफ साइकिल देखें तो कॉर्न के बारे में हम देख भी रहे थे, तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही कॉन्स्ट्रेंट है बायोमास को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, क्या फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को लीड कर सकता है। यूजिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू एज फीड स्टॉक फॉर पावर जनरेशन, तो अगर हम एग्रीकल्चर का रेसिड्यू जो बचा खुचा है, फॉरेस्ट का रेसिड्यू उसको यूज़ करें एक फीड स्टॉक के रूप में पावर जनरेशन के लिए, तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा क्योंकि वो सारे तो रेसिड्यू थे, उसको कौन खाने वाला था, है ना। तो फर्स्ट हटाओ। देन सेकेंड, यूजिंग बायोमास फॉर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोमास को यूज़ करेंगे हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के लिए, तो ये भी लीड नहीं करेगा फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को, है ना। अभी हमको क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, हाँ तो ये भी लीड नहीं करेगा ना, क्योंकि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर रहे हो बायोमास को। तो यहाँ पर वैसे भी जो बायोमास यूज़ होता है वो बेसिकली होता क्या है इस वाले प्रोसेस में, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाते हो और प्लांट है वो अपने फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, तो इस तरीके से कार्बन कैप्चर एंड स्टोर हो गया प्लांट में, तो इससे फूड सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, है ना। तो फिर थर्ड बोल रहा है प्रोमोटिंग द कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्रॉप, हाँ ये हम लीड करेगा फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, क्योंकि इस प्लेस में मुझे उगाना था क्या, राइस, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए सही था, लेकिन अब मैं क्या उगाऊंगी यहाँ पे, एनर्जी क्रॉप्स, जैसे कि जिससे पेट्रोल डीजल ये सब बनता है ये सब, तो जिसके कारण क्या होगा, अब राइस का कल्टीवेशन सब लोग अगर ऐसे करने लगे तो राइस का जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा। तो थर्ड ओनली विल बी द करेक्ट, जो कि लीड कर सकता है फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग बायोमास which of the following is a characteristic of the sustainable production of biofuel, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है करवाएगा बायोफ्यूल का। पहला, बायोफ्यूल एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन कुड मीट ऑल द प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय 2050, सारे ही प्राइमरी एनर्जी का रिक्वायरमेंट बायोमास से हम मीट कर लेंगे बोल रहा है, वो भी 2050 तक का, नहीं भाई इतना
रिवॉल्यूशनरी बायोमास नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। बायोमास एज अ फ्यूल फॉर, और ऊपर से सारे प्राइमरी एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत इतना परसेंटेज प्राइमरी एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा ही कर लेंगे, बायोमास से ही बोल रहा है। बायोमास हैज एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन डज नॉट नेसेसरली डिस्टर्ब द फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये बात तो ठीक है कि बायोमास एज अ फ्यूल पावर जनरेशन हमेशा ही ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिस्टर्ब करेगा फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, तो ये तो सही होना चाहिए। देन बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन कुड हेल्प इन अचीविंग नेगेटिव इमिशंस विद सर्टेन नेसेंट टेक्नोलॉजी। तो बायोमास एक फ्यूल एज अ फ्यूल पावर जनरेशन के लिए यूज़, पावर जनरेशन में हेल्प कर सकता है अचीव करने में नेगेटिव इमिशंस को, गिवन सर्टेन नेसेंट टेक्नोलॉजीज आप उसमें यूज़ कर रहे हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट में भी कोई इशू नहीं है, ये तो ठीक लग रहा है, तो सेकेंड थर्ड दोनों करेक्ट होंगे। देन विथ रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, क्या अज्यूम किया जा सकता है? सम climate energy models suggest that use of biomass as a fuel for power generation helps in mitigating greenhouse gas emission। कुछ क्लाइमेट एनर्जी मॉडल ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम बायोमास को यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, तो पावर जनरेशन है फॉर फ्यूल के रूप में फॉर पावर जनरेशन, तो हेल्प करेगा मिटिगेट करने में ग्रीन हाउस गैस। यही तो बोल रहा था पैसेज कि मिटिगेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कुछ रिसर्च में, है ना? कहाँ है? फर्स्ट ही लाइन, फ्यूल पावर हीट ट्रांसपोर्ट में हाईएस्ट मिटिगेशन पोटेंशियल है बायोमास का ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज में, है ना? तो यही तो बोल रहा है पैसेज में ये अजम्पशन कि कुछ क्लाइमेट एनर्जी मॉडल ये सजेस्ट करते हैं कि यूज़ आप करते हो बायोमास को फ्यूल के रूप में पावर जनरेशन में, तो ये हेल्प करता है मिटिगेट करने में ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ठीक है? तो सही होना चाहिए। सेकेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप बायोमास को यूज़ करो एज अ फ्यूल के रूप में और पावर जनरेशन फॉर पावर जनरेशन, और आप डिस्टर्ब ही ना करो फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये पॉसिबल ही नहीं बोल रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसे फूड उगाए जो मतलब ऐसे क्रॉप उगाए जो फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिस्टर्ब ना करे, तो पॉसिबिलिटी तो है ना, वन ओनली विल बी करेक्ट। Then second passage, we are witnessing dangerous dwindling of the biodiversity in our food supply। हम विटनेस कर रहे हैं डेंजरस dwindling बायोडाइवर्सिटी में, मतलब बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है इन आवर फूड सप्लाई में, ओके। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मिक्सड ब्लेसिंग। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो मिक्सड ब्लेसिंग था हमारे लिए। ओवर टाइम फार्मर्स हैव कम टू रिलाई हैविली ऑन द broadly adopted high yield crops to the exclusion of the varieties adopted to the local conditions। ओवर टाइम क्या हुआ है, जो फार्मर्स हैं वो रिलाई करने लगे हैं हैविली, किस पे? हैविली ऑन ब्रॉडली अडॉप्टेड हाई यील्ड क्रॉप्स के ऊपर, और इसके कारण एक्सक्लूजन हो गया है वैरायटीज़ जो अडॉप्टेड थी लोकल कंडीशंस पे। मोनोक्रॉपिंग वास्ट फील्ड्स, और मोनोक्रॉपिंग किया जा रहा है वास्ट फील्ड्स को with the same genetically uniform seed से helps boost yield and meet immediate hunger needs। तो हम क्या कर रहे हैं, with the same genetically uniform seeds है उनको यूज़ कर रहे हैं बूस्ट करने के लिए yield को, and meet कर रहे हैं immediate hunger needs। yet high yield varieties are also genetically weaker crops। ये फिर भी जो high yield वैराइटीज़ है वो जेनेटिकली वीकर क्रॉप्स है, जेनेटिक उनका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इनमें, एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। इन आवर फोकस एंड ऑन increasing the amount of food we produce today, we have accidentally put ourselves at the risk for future shortage in future food shortage in future। हमारा फोकस अभी इंक्रीजिंगली इस बात पे है कि हम अमाउंट फूड का कैसे इंक्रीज़ करें, बट हम एक्सीडेंटली अपने आप को किस रिस्क पे डाल दे रहे हैं कि फ्यूचर में तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। फर्स्ट, इन आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वी हैव बिकम हैविली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स ओनली ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन ही रीज़न है, कभी भी कोई भी एक ही रीज़न रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अगर कोई बड़ी चीज़ हो रही है तो, है ना?
तो ये तो नहीं हो सकता। देन मोनोक्रॉपिंग वास्ट फील्ड्स विथ हाई यील्ड वैरायटीज इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण पॉसिबल हुआ है क्या? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि हाई यील्ड वैरायटीज़ है, मतलब मोनोक्रॉपिंग करना वास्ट फील्ड को हाई यील्ड वैरायटीज़ है वो पॉसिबल ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के हो पाया? नहीं। देन सी मोनोक्रॉपिंग विथ हाई यील्ड वैरायटीज इज ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस। नहीं, ये भी नहीं है कि यही एक तरीका है, ऐसा तो नहीं है। पैसेज में भी ऐसा नहीं बोला कि मोनोक्रॉपिंग करना ही एक तरीका है फूड सिक्योरिटी से लड़ने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन पोज अ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी इन फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी इन लॉन्ग रन। ये सही बोला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पोज कर सकता है एक थ्रेट बायोडाइवर्सिटी पे, फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी पे लंबे समय तक, अगर हम यही करते रहे तो। फिर नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। यहाँ से काम करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं साथ में।